नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के स्टैचू को लेकर इन गोवा। ये सारा इशू क्या है ये मैं आपको समझाता हूं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर हैं। इनके बारे में आई एम श्योर आपको पता होगा। अब इनका स्टैचू रिसेंटली यहाँ पर गोवा में इंस्टॉल किया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे 410 केजी का ये स्टैचू है और लोग यहाँ पर विरोध इसलिए कर रहे हैं स्टैचू का क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग करते हैं एक्चुअली पुर्तगाल को, और पुर्तगाल ने बहुत ही लंबे समय तक गोवा पे कब्जा करके रखा था और 1961 में इंडिया को वॉर लड़नी पड़ी थी पोर्टुगल के अगेंस्ट। हमारे कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और उसके बाद हमको फाइनली गोवा मिला और गोवा इंडिया का प्रॉपरली पार्ट बना दिया गया। तो सिंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बिलोंग करते हैं पोर्टुगल को, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर यह उठाया जा रहा है कि इनका स्टैचू ही यहाँ पर लगाने की क्या आवश्यकता थी। और भी बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनका स्टैचू लगा देते, क्योंकि स्टैचू लगाने का यहाँ पर मेन पर्पस है कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोग इंस्पायर हो इनको देखकर और इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स प्रोड्यूस हो। और इस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट बहुत ही छोटे लेवल पर हुआ है, काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने यहाँ पर काले झंडे दिखाए स्टैचू को और कई इंडिया के फॉर्मर जो फुटबॉलर्स रह चुके हैं उन्होंने भी यहाँ पर यह कहा कि किसी इंडियन फुटबॉलर का स्टैचू यहाँ पर लगा देते। एक बार को देखो, हर चीज़ का एक आप कह लीजिए एक हिस्ट्री रहती है, एक उसकी सिग्निफिकेंस होती है। आप एक पोर्टुगीज फुटबॉलर का, उनका आपके लिए जो आइकॉन है उसका स्टैचू आप लगाते हो गोवा में, जो एक फॉर्मर कॉलोनी थी पोर्टुगल की, तो इससे काफ़ी अजीब सा मैसेज आता है। एक बार को इंडिया के बाकी किसी पार्ट में इनका स्टैचू होता तो इट वुडंट हैव मैटर दैट मच, मगर सिंस गोवा में स्टैचू लगाया हुआ है इस वजह से कई लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक हर्ट फील कर रहे हैं इस स्टैचू की वजह से। नाउ यहाँ पर आपको पहले जानना होगा गोवा और पोर्टुगल की हिस्ट्री के बारे में, तब जो ये स्टेटमेंट्स हैं और जो ये प्रोटेस्ट हैं परहैप्स इनको आप समझ भी पाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि कौन सा प्रोटेस्ट सही है कौन सा गलत है, मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और अंत में मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या आप मानते हैं कि ये स्टैचू यहाँ पर लगाना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि ये स्टैचू ना ही लगाते तो बेहतर था। देखो, जिस तरीके से ऑलमोस्ट आप अगर वेस्टर्न यूरोप में देखो तो हर कंट्री की दुनिया भर में कॉलोनीज थी। पोर्टुगल ने भी एक टाइम पे आकर दुनिया भर में बहुत से देशों पे कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये दुनिया का मैप है, ये यहाँ पर पोर्टुगल और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पोर्टुगल का एम्पायर। पोर्टुगीज एम्पायर भी अपने आप में बहुत बड़ा था। इन्होंने अफ्रीका में कई देश कब्जा लिए थे, इंडिया चाइना में इनकी छोटी छोटी कई टेरिटरीज थी। उसके अलावा आज के समय जो मॉडर्न डे कंट्री ऑफ ब्राजील है वो भी पोर्टुगल ने कब्जा रखा था। या आप कह लीजिए पोर्टुगीज एम्पायर का क्राउन जूल था। आज भी आप अगर देखोगे तो ब्राजील में जो मेन लैंग्वेज है ये लैटिन स्पेनिश नहीं है, ये लोग बोलते हैं पोर्टुगीज। तो इंडिया में आप देखोगे बहुत सी छोटी छोटी यहाँ पर टेरिटरीज हैं, यहाँ पर पोर्टुगल का राज रहा है। कई लोकेशंस पोर्टुगीज कॉलोनी रही बहुत कम समय तक, मतलब कि 50 साल तक 100 साल तक भी, मगर कई लोकेशंस थी जो कई सदियों तक पोर्टुगीज एम्पायर का पार्ट रही, जिनमें से एक यहाँ पर आप देख पाओगे गोवा है। गोवा को पोर्टुगल ने अपनी कॉलोनी बना लिया था 1509 में और आज़ादी मिली गोवा को पोर्टुगल से 1961 में। और इवन चाइना में भी आप अगर देखो तो कई इनकी टेरिटरीज थी। मकाऊ के बारे में आपने सुना होगा, हांगकांग के पास में बहुत ही फेमस इनकी टेरिटरी है मकाऊ। मकाऊ को भी पोर्टुगल से ही आज़ादी मिली थी इन 1999। पोर्टुगल ने फाइनली मकाऊ को लौटा दिया था चाइना को इन दिस ईयर। और ओवरऑल इंडिया की हिस्ट्री में भी आप अगर देखो तो जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुई है इंडिया की, इंडिया में आपको पता होगा कई यूरोपियन एम्पायर्स ने कहीं ना कहीं कॉलोनीज बनाई। इंडिया में फ्रेंच कॉलोनीज बनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, नेदरलैंड्स में इंडिया आ गया था। उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम ने तो खैर पूरे इंडिया पर ही राज किया बहुत ही लंबे समय तक। और इस सब का आप कह लीजिए मेन रीजन था वास्को डा गामा। वास्को डा गामा पहला यूरोपियन था जिसने रास्ता खोज लिया कि कैसे यूरोप से इंडिया पहुंचा जा सकता है बाय सी। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये था वास्को डा गामा का रूट जो इसने ढूंढा था इंडिया तक पहुंचने के लिए थ्रू सी। नाउ ये बहुत ही एक मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट रूट था क्योंकि इसी रूट से पोर्टुगीज शिप्स इंडिया में आना स्टार्ट हो गई और इनका पहला टारगेट था गोवा। और गोवा में देखो सबसे पहले पोर्टुगीज लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था इंक्विजिशन। नाउ इंक्विजिशन क्या होता है? इंक्विजिशन एक टाइप का आप कह लीजिए ऑफिस था इन क्रिश्चियन फेथ। और जो इंक्विजिशन वाले लोग थे इनका सिंपल सा काम ये था कि गोवा का रिलीजियस कन्वर्जन कराना है। यहाँ पर जो आबादी थी जो प्रेडोमिनेटली हिंदू थी इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई टू क्रिश्चियनिटी। और ये करने के लिए इन्होंने बहुत ही क्रूअल मेथड यूज़ किए। जो आदमी इनकी बात नहीं मानता था उसके अगेंस्ट ये वायलेंस यूज़ करते थे। काफ़ी बार जो मंदिर थे ये बंद कर दिए गए। बताया जाता है कि करीब 350 मंदिर बंद कर दिए गए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे ऑल ओवर गोवा। उसके अलावा हिंदूज पे प्रोहिबिशन ये भी लगा दी गई कि ओपनली वो प्रे नहीं कर सकते। बेसिकली आप कह सकते हैं इनक्विजिशनर्स
वॉयलेंट तरीके से गोवा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ की पॉपुलेशन को, और कुछ हद तक मैं कहूँगा इन्होंने बड़े स्केल पर कन्वर्जन किया भी था। इस पर कई किताबें भी हैं, इनमें से एक किताब है द गोवा इंक्विजिशन द टेरेबल ट्राइब्यूनल फ्रॉम द ईस्ट। और हाँ, यहाँ पर मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इनक्विजिशनर्स सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक ही थे, इन्होंने इंडिया के लिए ये इनक्विजिशनर्स बनाए थे। इनक्विजिशनर्स का काम इससे पहले भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जब स्पेन को मुस्लिम्स ने कब्जा लिया था और पूरा स्पेन एक मुस्लिम कंट्री बन चुका था। जी हाँ, एक टाइम पर स्पेन एक मुस्लिम कंट्री बन गया था, कई सदियों तक रहा था स्पेन एक मुस्लिम कंट्री। तो जब स्पेन को भी वापस रिकन्वर्ट करना था इनटू क्रिश्चियनिटी, तो वो काम भी किया था इनक्विजिशनर्स ने ही। काफी लोगों को टॉर्चर करके, डरा धमका के, वायलेंस यूज करके बड़े स्केल पर स्पेन को रिकन्वर्ट किया गया टू क्रिश्चियनिटी। तो एक तो देखिए गोवा इनक्विजिशन वाला चैप्टर है। उसके अलावा देखो क्या था, जब इंडिया आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी बार ये कहा कि धीरे धीरे जो भी देश है जिन्होंने कॉलोनीज बनाकर रखी थी वो लोग वापस लौट रहे हैं अपनी कंट्रीज़ में, कॉलोनीज को आज़ादी मिल रही है, तो पोर्टुगल को भी ये करना चाहिए गोवा के केस में। मगर पोर्टुगल माना नहीं। पोर्टुगल ने, आप ये देख लो, 1947 से लेकर 61 तक, 61 के भी एंड तक गोवा को कब्जा के रखा। इंडिया ने काफी बार यहाँ पर यह कहा पीसफुली कि आप प्लीज गोवा को छोड़ दीजिए। कई सत्याग्रह यहाँ पर हुए, मगर पोर्टुगल ने यहाँ पर कुछ किया नहीं। उल्टा उस वक्त जो पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर थे सालाजार, इन्होंने एंटिसिपेट कर दिया कि बहुत ही जल्द इंडिया एक मिलिट्री एक्शन लेगा और गोवा को बाय फोर्स कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। तो उसके लिए इन्होंने अलायंसेस फॉर्म करनी स्टार्ट कर दी, यूके के साथ, ब्राजील के साथ बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लॉबी करनी स्टार्ट कर दी कि अगर मान लो कल को इंडिया कोई मिलिट्री एक्शन लेता है इन गोवा, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर इंडिया पे या तो सैंक्शन लगाएगा या फिर हम लोग मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे इंडिया को रोकने के लिए। मगर एक तरफ जहां पर पोर्टुगल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये सब कर रहा था, इंडिया का फोकस था जनरल असेंबली में, जहां पर हर देश खुल के वोट कर सकता है। वहां पर इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास करवा दिया, रेजोल्यूशन 1514। बहुत ही एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन है। इसमें यह लिखा था कि जो भी कॉलोनिस्ट कंट्रीज हैं इनको अपनी कॉलोनीज को अब देनी चाहिए आजादी। तो इस बात को लेकर भी पोर्टुगल काफी गुस्सा हो गया। इन दी एंड देखिए, सिंस पोर्टुगल हमारी बात मान ही नहीं रहा था, इवेंचुअली इंडिया को मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा और ऑपरेशन विजय के अंडर हमने मिलिटरीली पोर्टुगीज को गोवा से बाहर निकाला और गोवा को प्रॉपरली पार्ट बनाया इंडिया का। और इस दौरान मैं आपको यह बता दूं, फ्रांस ने इंडिया की काफी आलोचना करी थी। यूएसए में उस वक्त प्रेसिडेंट थे इनके जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने भी यह कहा कि इंडिया की जो एक इमेज है पीसफुल गांधीयन कंट्री की, उसको काफी बड़ा झटका लगा है इस एक्शन से। एक ही देश उस वक्त इंडिया के सपोर्ट में आया था, यूएसएसआर। यूएसएसआर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया था। यह रेजोल्यूशन एक्चुअली इंडिया को रोक रहा था फ्रॉम मेकिंग गोवा अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो सिर्फ 1971 में नहीं, 1961 की जो वॉर थी उसमें भी यूएसएसआर का क्रिटिकल रोल था इन फेवर ऑफ इंडिया। खैर 1961 बीत गया, हमने गोवा को पार्ट बना दिया प्रॉपरली इंडिया का। अब हालांकि यहाँ पे आप कहोगे दमन एंड दीव की भी तो बात करो, मगर सिंस गोवा पे यहाँ पर फोकस है तो मैं सिर्फ गोवा की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अलग से पोर्टुगीज इन्वेजन ऑफ इंडिया पे कभी कोई वीडियो बनानी होगी तो उसमें दमन एंड दीव वाला जो एस्पेक्ट है वो भी कवर करूंगा। पोर्टुगल से जंग लड़ने के कई सालों के बाद, 13 साल के बाद, पोर्टुगल और इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए और फिर पोर्टुगल ने यह कहा कि लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, हम लोग पुरानी बातें सब भूल जाएंगे, गोवा में जो भी हुआ था। और आज के समय आप अगर देखो तो पोर्टुगल हमारा काफी एक फ्रेंडली कंट्री है, दोनों कंट्रीज ट्रेड करती हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं और कहीं से मैं कहूँगा कोई डिफरेंसेस नहीं है। पुरानी जो भी खटास थी वो पीछे छोड़ चुके हैं कंट्रीज और आगे बढ़ चुकी हैं। मगर हिस्ट्री फिर भी अपनी जगह बनी हुई है। जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक बार को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो स्टैचू है ये दिल्ली में लगा रहे थे, मुंबई में लगा रहे थे, वो ठीक था। मगर गोवा एक आप कह लीजिए बहुत ही सिंबॉलिक प्लेस है, ये कॉलोनी रह चुकी है पोर्टुगल की। तो यहाँ पर पोर्टुगल के सबसे बड़े जो आइकॉन है इनका स्टैचू लगाना एक काफी खराब मैसेज सेंड करता है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आप मानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आज के समय सिर्फ एक पोर्टुगीज फुटबॉलर की तरह नहीं देखना चाहिए, ही इज ए ग्लोबल स्टार, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, हिस्ट्री की सेंसिटिविटीज अपनी जगह है, पोर्टुगल के साथ बहुत ही खराब इतिहास रहा है हमारा, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो स्टैचू है ये गोवा में लगाना गलत है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने एक मेजर सेल करी है इंट्रोड्यूस ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स यूजिंग द कोड PD10। अब PD10 लिखा है तो यूजुअली आप मान के चलते हो कि 10% डिस्काउंट मिलता है और मिलता भी 10% है। मगर सिंस हम 2022 एंटर कर रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों तक आपको मिलेगा 22% का डिस्काउंट। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर आप देखोगे मैसिव डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर देन दे यूजुअली डू। यहाँ पर आप देख पाओगे
एक ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। आप 36 महीने का यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 2000 रुपीज अ मंथ। ये अब तक की सबसे बड़ी सेल है बाय अनअकैडमी। बाय द कोर्स ऑफ योर चॉइस, कोई भी आपका कोर्स हो, IIT, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स दैट यू वांट टू बाय। आने वाले कुछ ही दिन तक ये सेल रहेगी, सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द सेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।